नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र कुमार कुमावत, मेरे YouTube चैनल उज्ज्वल क्लासेस पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10th के लिए बहुपद के जो मोस्ट क्वेश्चन है वो, और साथ में लेंगे हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण, जो उसमें से डेफिनेटली 6 नंबर का एक क्वेश्चन आता है ग्राफ का। तो आज ऐसे ग्राफ बनाना सीखेंगे हम और ऐसे बहुपद के क्वेश्चन करेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 100% इनमें से आने की संभावना रहती है हर बार, और पेपर काफ़ी सरल आता है, आप ये मान के चलें। बस थोड़ी सी तैयारी करने की ज़रूरत है। मैं प्रश्न स्टार्ट करता हूँ। प्रश्न आपको यहाँ पे दिख रहा है, द्विघात का बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। -3 और 2 है। यहाँ पे आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, -3 और 2 क्या है, क्रमशः योगफल एवं गुणनफल है। आपको बहुपद ज्ञात करना है। बहुपद ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले मान लेते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हल लगा के। माना द्विघात का बहुपद ax² + bx + c है। साफ दिख रहा है आपको। माना कि द्विघात का बहुपद क्या है, ax² + bx + c है। अब ये बहुपद हमने मान लिया है दोस्तों, तो यहाँ पे a और b और c आपको जो कांस्टेंट दिख रहे हैं, अचर मान दिख रहे हैं, इनका मान प्राप्त करना हमारा मेन टारगेट है। इस क्वेश्चन में a b c का मान आ गया तो समझो प्रश्न सॉल्व हो गया फटाफट। तो हमें a b c का मान निकालना है। हमें क्या दे रखा है, शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल दिया हुआ है, -3 और 2 दिया हुआ है। तो इसके शून्य क्या है, ax² + bx + c। हमने बहुपद ये माना है, तो इसके शून्य क्या है, तो हम मान लेते हैं कि माना द्विघात का बहुपद ये है और इसके शून्यक अल्फा एवं बीटा है। अल्फा एवं बीटा है दोस्तों। मैंने यहाँ पे 2 शून्यक लिखे, अल्फा एवं बीटा। ये 2 क्यों लिखे हैं, क्योंकि द्विघात का बहुपद है तो इसके शून्यक भी कितने होंगे, 2 होंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2 शून्यक हमने मान लिए, अल्फा और बीटा है। प्रश्न में दे रखे हैं कि शून्यकों को जोड़ते हैं तो क्या आता है, -3 आता है, और गुणा करते हैं तो क्या आता है, 2 आता है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, हमें दिया है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, दिया है आपको अल्फा + बीटा बराबर क्या है, शून्यकों का योग है। अल्फा + बीटा क्या है, शून्यकों का योग है, और आपको दे रखा है -3 है। अल्फा + बीटा का मान क्या होता है, -x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। तो -x का गुणांक यहाँ पे क्या होगा, b होगा, और x² का गुणांक क्या होगा, a होगा। तो यहाँ पे अल्फा + बीटा का मान क्या आ रहा है, प्रश्न के अनुसार -b/a आ रहा है, जबकि हमें कितना दे रखा है, -3 दे रखा है। क्या दे रखा है, -3 दे रखा है। तो इसको सोल्व कर लेते हैं दोस्तों। माइनस से माइनस तो कट गया, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, b/a बराबर में क्या आ गया, 3 आ गया। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, देखो इसको समीकरण 1 दे सकते हो, आप चाहो तो समीकरण नंबर क्या दे सकते हो, 1 दे सकते हो। इसी प्रकार से शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल अल्फा × बीटा। शून्य क्या है, अल्फा और बीटा है, तो दोनों को गुणा करेंगे, अल्फा × बीटा। और हमने पढ़ा है शून्यकों का जो गुणनफल होता है उसका सूत्र क्या होता है, अचर पद बटे में x² का गुणांक। तो अचर पद क्या है हमारे पास, c है, c बटे में क्या आएगा, x² का गुणांक क्या है, a है। तो ये प्रश्न के अकॉर्डिंग हो गया, सूत्र के अनुसार हो गया हमारा c/a। जबकि हमारे जो क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है, गुणनफल का मान दे रखा वो क्या है, 2 है। क्या है, 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। ये समीकरण नंबर 2 मान लो आप, इसको क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। समझ लो कि अब प्रश्न लगभग समाप्त होने को है, और बहुत ही आसान है, और हर बार लगभग ये प्रश्न आ रहा है। पिछली बार भी 2018 में ये आया था, और इस बार आने के पूरे चांस है इस क्वेश्चन के, इस टाइप के क्वेश्चन के। देखो यहाँ पे b/a बराबर 3 आ चुका है, c/a बराबर 2 आ गया है। आपको a बराबर कुछ भी मान लेना है। यहाँ पे माना a बराबर क्या है, k है, माना a बराबर क्या है, तब समीकरण 1 से समीकरण
1 से, देखो आपने क्या मान लिया, a बराबर क्या माना है, k माना है, तो यहाँ पे k रख दो। समीकरण 1 से क्या होगा, b बटे हुए k बराबर 3 हो गया। तो b का मान क्या निकलेगा, यहाँ पे 1 मान लो, b बटे में k है तो क्रॉस गुणा करेंगे तो क्या बनेगा 3k, तो b की वैल्यू क्या आ गई 3k। इसी प्रकार से समीकरण 2 में a का मान रखने पर, a का मान रखने पर समीकरण 2 में आप a का मान रखोगे तो समीकरण 2 ये था, तो यहाँ पे क्या बनेगा c बटे हुए में k और बराबर में क्या आएगा 2। तो यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हो, 1 लगा सकते हो और क्रॉस गुणा करोगे तो c की वैल्यू क्या निकल कर आएगी आपके पास, c बराबर 2k। देखो a का मान आपने k मान लिया, b का मान आपके पास आ गया समीकरण 1 में रखने से 3k और यहाँ पे c का मान आ गया 2k। a b c के मान आपको कहाँ रखने हैं, द्विघात समीकरण में रखने और प्रश्न सॉल्व हो गया है। a b c का मान बहुपद में रखने पर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आप इस टाइप के क्वेश्चन कर लेना, जितने भी है आने की संभावना है। ए बी सी के मान को कहाँ रखोगे, इस बहुपद में रखोगे, तो एक की जगह मैं क्या रख दूंगा भाई, के रखूंगा ना। ए का मान क्या है, के है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, के रखेंगे, तो के एक्स स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे बी का मान क्या आया था, 3k आया था, तो 3k और ये वाला x ऐसे के ऐसे आ गया। और यहाँ पे प्लस सी है और सी का मान क्या आया था, 2k आया था। मित्रों यहाँ पे प्रश्न लगभग कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे k सभी पदों में आपको दिख रहा है, तो k को तो आप बाहर खींच लो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस क्या बचा, 2 बचा। तो यहाँ पे जो ये दिख रहा है आपको, इधर वाला k को छोड़ दो, यही क्या आपका अभिष्ट बहुपद है। तो आप यहाँ पे लिखोगे अभिष्ट बहुपद क्या बना आपका, अभिष्ट बहुपद क्या होगा भाई, ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, यही आपका क्या है आंसर है। क्या है आंसर, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 क्या है आपका अभिष्ट बहुपद है। दोस्तों इस क्वेश्चन पे आजमाइश ज़रूर करना आप, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, द्विघात का बहुपद fx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के शून्यकों के वर्गों का योग, शून्यकों के वर्गों का योग 40 दिया हुआ है, तो k का मान क्या होगा। आपको k का मान पता करना है, यहाँ पे k बराबर क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत आसान तरीके से मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। मित्रों आप एक बार देखने के बाद में कभी नहीं भूलोगे इस क्वेश्चन को एग्जाम तक, ये मेरा वादा है। देखो यहाँ पे दे रखा है कि जो द्विघात का बहुपद है उसके शून्यकों के वर्गों का योग क्या दे रखा है, 40 दे रखा है। क्या दे रखा है हमें, 40 दिया हुआ है। तो इस द्विघात बहुपद के शून्यक है क्या, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे ना इसके शून्यक है क्या। तो हमें जो चीज़ अज्ञात होती है उसको तो हम गणित के अंदर मान लेते हैं, तो यहाँ पर भी इसको क्या करेंगे, हम मान लेंगे। माना कि जो ये बहुपद fx है इसके शून्यक क्या है, तो मानना पड़ेगा। क्या मानोगे आप, अल्फा और बीटा, जो मानते आए बाप दादा जो मानते आए वही हम मानेंगे। शून्यक क्या मानेंगे, अल्फा और बीटा मानेंगे। तो यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं बच्चों, हम हल लगा लेते हैं। यहाँ पे माना द्विघात, अक्सर बच्चे कहते हैं कि सर आप बहुत मानते हो, गणित में तो काम ही मानने का है और सूत्रों का ही है, तो आप टेंशन मत लो, आपको हर प्रश्न में लगभग मानना पड़ेगा। देखो माना द्विघात बहुपद fx बराबर क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के शून्यक अल्फा एवं बीटा है। लो जी भाई, आपने मान लिया कि जो बहुपद है हमारा fx एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के शून्यक अल्फा एवं बीटा है, तो समझ लो कि प्रश्न पूरा सॉल्व हो गया है। ये प्रश्न की समस्या की जड़ यही है, मानने वाली समस्या की जड़ है। आपने मान लिया तो अब काम पूरा हो गया है अपना। जैसा प्रश्न कह रखा है वैसा वैसा करते चलते हैं।
कि इसके वर्गों का योग हमें दे रखा है 40 है, शून्यकों के वर्गों का योग कितना दे रखा है भाई 40 दे रखा है। तो शून्यक हमारे पास पहला शून्यक अल्फा है और दूसरा शून्यक क्या है बीटा है। तो यहाँ पे इनके वर्गों का योग करेंगे तो कितना आएगा भाई, परसेंट में दे रखा है 40 आएगा। तो मैं यहाँ पे पहले 40 बना लेता हूँ, क्योंकि क्या पता परसेंट पूरा इस साइड में हो नहीं पाए, तो इधर भी कर देंगे हम। तो यहाँ से हल कर रहे हैं हम, दिया है हमें परसेंट में, दिया है शून्यकों के वर्गों का योग कितना है भाई 40 है। तो शून्यकों के वर्गों का योग यानी कि पहला शून्यक अल्फा है तो अल्फा का स्क्वायर वर्ग हो गया, स्क्वायर का मतलब वर्ग हो गया। और दूसरा शून्यक क्या है बीटा है तो इसका भी वर्ग कर दिया, और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई, यहाँ पे बता रखा है 40 आएगा। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे 40 रख देंगे। क्लियर, ये चीज़ समझ में आई। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है भाई, आप देख सकते हो शून्यकों के वर्गों का योग 40 है। जैसा अगले ने कह रखा था वैसा कर दिया, इसकी आवश्यकता पड़ेगी तब उठा लेंगे। इसको समीकरण नंबर 1 देकर छोड़ देते हैं, जब प्रश्न में आवश्यकता पड़ेगी तभी इसको उठाकर हम रख लेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास जो बहुपद है उसमें शून्यकों का योग क्या आता है, गुणनफल क्या आता है। पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, यदि शून्यकों को जोड़े हम अल्फा प्लस बीटा को जोड़े, शून्यकों का योग क्या होता है तो आपको सबको पता है -b/a होता है, यानी कि -x का गुणांक अपॉन x स्क्वायर का गुणांक होता है कि नहीं होता है भाई। तो यहाँ पे a आता है, व्यापक जो द्विघात का बहुपद होता है उसके अनुसार यही सूत्र होता है इसका। अब हमारे तो ये है बहुपद भाई, ये वाला बहुपद है। तो यहाँ पे a का मान क्या है 1 है, b का मान क्या है -8 है और c का मान क्या है k है। तो यहाँ पे देख लो आप, माइनस ऐसे कैसे रख दिया मैंने, ये सूत्र वाला है। b का मान क्या है भाई -8 है तो -8 रख दिया। a का मान क्या है 1 है तो 1 रख दिया। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस माइनस से गुणा होगा, क्या बनेगा प्लस का 8 बनेगा। तो आपके पास अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ गया भाई 8 आ गया जी। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आ गया 8 आ गया जी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इसको समीकरण नंबर 2 लेकर छोड़ देते हैं, समीकरण 2 देकर छोड़ देते हैं, जब आवश्यकता पड़ेगी तब इसको भी उठा लेंगे जी। अब देखो शून्यकों का जो गुणनफल आता है वो क्या होता है अल्फा इंटू बीटा होता है, और सूत्र के अकॉर्डिंग इसका मान क्या होता है अचर पद बटे हुए में x स्क्वायर का गुणांक होता है, c बटे हुए a होता है। देखो ये जो क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ ना संजीव पासबुक से ना एक्सीलेंट से, ये अपने दिमाग से, जो आपके पास जो मेथड है वो मेथड लगाते रहना है, आपको आंसर 100% आएंगे। रटा रटाया क्वेश्चन नहीं है, आपको अलग तरीके से मैं समझा रहा हूँ। अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है भाई। तो यहाँ पे c/a, c का मान क्या है भाई k है तो k रख दो, और a का मान यहाँ पे बहुपद में हमारे पास 1 है तो 1 रख दिया। अब किसी भी संख्या में 1 का भाग देते हैं तो वही संख्या आ जाती है। तो यहाँ पे क्या आ गया k आ गया, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आ गया भाई क्या आ गया। ये लो जी, समीकरण नंबर 3 देकर छोड़ देते हैं। अब देखो हमें मान निकालना है इस k का, हमें मान किसका निकालना है भाई k का निकालना है। k का मान कैसे निकलेगा, जो आपकी ये समीकरण नंबर 2 दे रखी है, समीकरण नंबर क्या दी हुई है आपके 2 दी हुई है। इसको इधर लिखते हैं मैं समीकरण 2 से देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है 8 है। समीकरण 2 में अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 8 है। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ये क्या बनेगा भाई अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर, इधर 8 का वर्ग करेंगे, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 होता है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 64 लिख दिया। a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र लगेगा तो ये बनेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आया 64 आया। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ गया 64 आ गया। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना दे रखा है आपको 40 दे रखा है। समीकरण 1 में आपको इसका मान दे रखा है। अल्फा इंटू बीटा का मान समीकरण 3 में दे रखा है। तो यहाँ पे आप समीकरण 1 एवं 3 का उपयोग करने पर
बहुत ही सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ बच्चों में। यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान आपको साफ दिख रहा है 40 है, तो 40 रखो ना। तो यहाँ पे 40 रख दिया जी भाई, प्लस का चिन्ह है, 2 है, ऐसे कैसे 2 रखा। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या रख दो भाई, बराबर में क्या है 64 चल रहा है, 64 को ऐसे के ऐसे आ जाने दो। तो यहाँ पे देखो 40 इस साइड में आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो गया। तो 2 के बराबर 64 माइनस 40 हो गया। 64 में से 40 तो सभी को घटाना आता है, क्या आएगा 64 में से 40 घटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा भाई, 24 आएगा। मित्रों यहाँ पे आप देख सकते हो 2 के बराबर क्या हो गया, 24 हो गया, यानी कि 2 के का मान आया है आपके पास 24। तो के बराबर क्या आएगा, 24 में दे दो 2 का भाग, 24 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा 12। तो के का मान आ गया जी 12, के बराबर क्या आ गया 12 आ गया। देखो यहाँ पे ये अंडे के अंदर बंद कर देते हैं, के का मान क्या आया 12। ये प्रश्न बिल्कुल आसान था, आप समझ सकते हो। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान आपको दे रखा था, शून्यकों का योग दे रखा था, ये सूत्र की सहायता से लिख दिया अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा भी सूत्र की सहायता से लिख दिया, और यहाँ से देख के इनकी वैल्यू लिख दी। फिर समीकरण जो 2 है इसका वर्ग करोगे और मान रखोगे तो आंसर आ जाएगा। कंप्लीट है, अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन भी है ये। और हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो तीसरा क्वेश्चन हम ले रहे हैं, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके बहुपद px में आपको gx का भाग देना है। px में किसका भाग देना है, gx का भाग देना है, और भाग देने के बाद में जो भागफल और शेषफल आएगा उसका पता करना है, क्या आएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही मस्ट क्वेश्चन है, वेरी मस्ट क्वेश्चन है कक्षा 10 के लिए, चैप्टर नंबर 3 यानी कि बहुपद में ये भी मोस्ट क्वेश्चन है। हम मोस्ट क्वेश्चन ही यहाँ पे देख रहे हैं। तो सबसे पहले जब भी एल्गोरिथम की सहायता से भाग देने की बात आती है तो हमारे पास जो px और gx है उनको हम घटते हुए घातों के रूप में लिखेंगे। सबसे पहले घटती हुई घातों के रूप में लिखेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, px बराबर क्या है। तो यहाँ पे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, सब चीज़ सीखने को मिलने वाली है। यहाँ पे आपको px की वैल्यू क्या है, x की घात 4, और 4 के बाद में डायरेक्ट ही क्या आ गया 2 आ गया, 3 आया ही नहीं इसके अंदर। इसके अंदर 3 नहीं आया है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम 3 लिख देते हैं। कैसे लिखोगे बच्चों, यहाँ पे x की घात 4 तो आपको दिख ही रही है, 3 नहीं दिख रही है, तो आप प्लस का चिन्ह लगाना और गुणा में क्या लेना 0 लेना, और उसके आगे x की घात 3 कर देना। यानी कि जो गायब था उसका गुणांक आप क्या लिख दोगे, 0 लिख दोगे। उसका गुणांक क्या लिख दोगे आप, 0 लिख दोगे। x की घात 3 कर दिया, यहाँ पे गुणा में 0 डाल दिया तो ये तो 0 ही बन गया। तो इसका तो कोई इफेक्ट ही नहीं हुआ, बस दिख रहा है आपको कि ये भी कोई मेंबर था यहाँ पे। अब आगे जो टर्म्स दिख रही है उनको तो ऐसे कि ऐसे ही झपाक दे उतार देंगे यहाँ पे। तो -3x² प्लस 4x - 3 आ गया। अब देखो घटती हुई घातों के रूप में हो चुका है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, 2 है, 1 है और यहाँ पे कोई नहीं है। घटती हुई घातों के रूप में हमने सेट कर दिया है इस पर्सन को। और अब आपका px का जो मान था घटती हुई घातों के रूप में आ गया है। इसी प्रकार से आपको gx को भी करना है। gx में देखो सबसे पहले सबसे ज़्यादा घात क्या है, 2 है, तो हम 2 लिख देंगे ऐसे। gx बराबर क्या आ गया जी, x² आ गया। उसके बाद में एक घात वाला आएगा ना, तो यहाँ पे एक घात वाला किसका है, माइनस का है, तो x लिख देंगे इसको। और फिर जो बचा है जिसमें x नहीं है वो लिखना है, तो प्लस का 1 आ गया। इतना करना है दोस्तों। इतना करने के बाद में भाग तो देते हुए आए हैं, खूब पढ़ा है हमने क्लास 10th में। कोरोना तो अभी लगा है ना भाई, पढ़ाई तो आपने पहले की है ना, बहुत अच्छी तरीके से की है, जी जान ठोक के की है पढ़ाई। तो मेरा मानना है आपको भाग तो आता है, फिर भी मैं बताऊंगा। आप देखो, ये मत सोचो कि सर भाग नहीं बताएंगे, ऐसा कह के टाल देंगे। मैं बताऊंगा आपको, यहाँ पे बिल्कुल बताऊंगा, धीरज बना के रखो। देखो भाग देने के लिए इधर मैं रफ कार्य कर रहा हूँ, छोटे बच्चों को सिखाते उसी प्रकार से यहाँ पे सिखाने वाला हूँ।
चाहे आपको पहले आया चाहे नहीं आया, परंतु आज ज़रूर आएगा आपको, ये मेरा वादा है। तो भाग जैसे देते आए हो आप वैसा ही चिन्ह बना लो। यहाँ पे भाग का चिन्ह हो गया भाई, किसके अंदर किसका देना है, px में आपको किसका देना है, gx का देना है। तो जिसका भाग देना है वो तो बाहर रख दो, यानी कि यहाँ पे gx का मान आ जाएगा। क्या आएगा यहाँ पे, gx आने वाला है भाई। gx का मान क्या है, ये है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1 है जी। और यहाँ पे किस में दे रहे हो, एफ एक्स के अंदर दे रहे हो, तो एफ एक्स का मान यहाँ पे लिखा था ये 0 वाला, एक्स की पावर 4 प्लस 0 एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स माइनस 3। ये लो जी, थोड़ा सा भाग को आगे बढ़ा देते हैं ऐसे। भाग का ढांचा तो जचा लिया आपने, जच गया जी। देखो यहाँ पे अब भाग देंगे कैसे, भाग देने का रफ कार्य इधर होने वाला है, ध्यान से देखना। यहाँ पे जो पहला पद है वो क्या है, x की घात 4 है। जरा इसको इधर उतार लेते हैं, पहले पद को मैं यहाँ उतार लेता हूँ, x की घात 4 है। और यहाँ पे जिसका भाग दे रहे हैं, जिसका भाग दे रहे हैं, ये क्या कहलाता है, भाजक, और ये क्या कहलाता है, भाज्य कहलाता है। तो हम यहाँ पे भाजक का पहला पद देखते हैं, वो क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो इसको नीचे लिख के भाग दे देते हैं, यानी कि इसके पहले पद में इसके पहले पद का भाग देना है। ऊपर 4 घात है, नीचे 2 घात है, कट जाएगी, कितनी घात बचेगी भाई, 2 घात बचेगी। कितनी घात बचने वाली है, 2 घात बचने वाली है। दोनों घात जो बचेगी उनको यहाँ लिखना है। जो भी आएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आया था, इसको यहाँ लिख दिया है बच्चों, यहाँ पे समझ में आया होगा। अब जो एक्स स्क्वायर यहाँ आया है ना, इसको इससे गुणा करके यहाँ पे सेट करना है। एक्स स्क्वायर को किससे गुणा करना है, इस चीज़ से गुणा करनी है, बाहर वाले से गुणा करना। बाहर वाला क्या है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1 है। देखो गुणा करो, टकरा दो इसको, बिढ़ा दो इसको। आप तो बिढ़ाओगे तो क्या आएगा, 2 घात थी, 2 घात थी तो कितनी घात हो गई भाई, 4 घात हो गई। यही से टकराएगा तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, तो क्या आने वाला है, माइनस ही आने वाला है। 2 घात और 1 घात मिलकर कितनी घात हो गई, 3 घात हो गई है। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक से गुणा कर रहे हो तो वही चीज़ आ जाएगी, एक्स स्क्वायर। ये गुणा करने के बाद में आपके पास क्या आया, एक्स की घात 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है। बहुत ही सिंपल है। इस जो आया उसको यहाँ पे उतार दो, 4 घात वाला 4 के नीचे, 3 वाला 3 के नीचे, 2 वाला 2 के नीचे। तो यहाँ पे आया था हमारे पास एक्स की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। ये चीज़ आई थी भाई यहाँ पे, वो मैंने यहाँ पे रख दी है। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से धीरज बनाकर बैठे रहो। आप पूरा वीडियो देखो, आपको समझ में आने वाला है। और आपको समझ में आए तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करना, ताकि उनका भी भला हो सके। एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है। अब आपको क्या करना है, थोड़ी थोड़ी मेमोरी याद आ रही होगी आपको कि आप पीछे वाली बेंच पे बैठकर सोच रहे थे कि सर अब घटाएंगे, तो वैसा ही हम यहाँ पे करने वाले हैं। अब यहाँ पे क्या जाएगा, जिसका चिन्ह प्लस का है वो सब माइनस के हो जाएंगे, और जिसका चिन्ह माइनस का है वो किसके हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह, यहाँ पे किसका चिन्ह आएगा भाई, माइनस का चिन्ह आएगा। तो ये वाला कट गया, क्योंकि ऊपर प्लस नीचे माइनस था, तो ये कट गया है। अब यहाँ पे देखो, ऊपर किसका चिन्ह है, प्लस का है, और नीचे किसका चिन्ह है, ये वाला चिन्ह नहीं है इसका, ये माइनस वाला नहीं है, ये किसका बन गया, प्लस का बन गया है। ध्यान रखना सर, नीचे वालों के चिन्ह ये वाले हो गए, जो आपने बदले थे ना वो वाले चिन्ह हो गए हैं। तो यहाँ पे 0 था और यहाँ पे कितना है, 1 है, वो भी किसका है, प्लस का है। तो 0 में 1 जोड़ते हैं तो क्या आता है, 1 ही आता है, यानी कि एक्स क्यूब आ गया। यहाँ पे माइनस का 3x स्क्वायर और नीचे माइनस का x स्क्वायर, तो क्या बन गया भाई, माइनस का 4x स्क्वायर आ गया। उसके बाद में जो बच रहा है उनको ऐसे कि ऐसे ही उतार दो भाई, ये लो उतार दिया। अब सेम वो की वो प्रोसेस है, हम पहले इसमें भाग दे रहे थे, अब इसमें दे लेंगे। वही रफ कार्य फिर से करेंगे भाई, रफ कार्य फिर से करेंगे। इधर देखो, इसका पहला पद क्या आ गया आपके पास, एक्स क्यूब आ गया है। पहला पद क्या है, एक्स क्यूब है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, एक्स क्यूब। और उसका पहला पद क्या था, एक्स स्क्वायर था, तो आप एक्स स्क्वायर का भाग दे दो। तो ऊपर 3 घात है, नीचे 2 घात है, तो कट जाएगी, तो क्या बचेगी, 1 घात बचेगी। एक्स के ऊपर 1, और 1 तो लगाने का कोई मतलब ही नहीं है, एक्स ही रह जाएगा। 1 का मतलब, 1 घात का मतलब वो की वो संख्या आ गई। तो यहाँ पे प्लस का आया है, तो यहाँ पे आप जो आया था उसको यहाँ उतार दो, एक्स लिख दो। यहाँ पे क्या लिखोगे, एक्स लिखोगे। समझ में आ रहा है, बहुत आएगा, अच्छी तरीके से आएगा। अब ये एक्स किससे गुणा होने वाला है भाई, इससे गुणा होने वाला है। जो यहाँ पे आया था ना उसको किससे गुणा करेंगे,
इससे गुणा करेंगे, गुणा करके जो आएगा वो यहाँ लिख देंगे। चलो मैं गुणा कर रहा हूँ x से, इसको किससे गुणा कर रहा हूँ मैं, x से गुणा कर रहा हूँ, समझ लेना, समझाने के लिए लिखा है मैंने। ये x से गुणा होगा तो क्या बनेगा, x की घात 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब वो का वही करना है, घटाना है, तो घटाओ दोस्तों, घटाओगे तो चिन्ह बदलेंगे, प्लस का है वो माइनस का, और माइनस का है वो प्लस का, प्लस का है वो माइनस का, यानी कि जैसा चिन्ह था उसका उल्टा कर दो आप चिन्ह। तो ये वाला तो कट जाएगा, यहाँ पे माइनस का 4 है, यहाँ पे प्लस का 1 है, तो क्या बच गया, माइनस का 3 एक्स स्क्वायर बच गया है। और यहाँ पे देखो प्लस का 4x है और यहाँ पे माइनस का x है, तो प्लस का 3x बच गया है, और इसको ऐसे की ऐसे उतार दो। ये प्रक्रिया आपको तब तक करनी है जब तक इसकी घात इससे कम नहीं हो जाए। यहाँ पे भी 2 घात है, यहाँ पे भी 2 घात है, अभी कम नहीं हुई है घात, तो एक बार फिर से भाग देने वाले हैं। तो यहाँ पे पहला पद क्या दिख रहा है आपको, -3 एक्स स्क्वायर दिख रहा है, और यहाँ पे पहला पद क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर कर दिया। अब एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर कट गया भाई, एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर कट गया, क्या बच गया, माइनस का 3 बच गया, तो माइनस का 3 यहाँ पे रखोगे आप, कहाँ रखोगे, यहाँ रखोगे, -3 रख दिया। अब रखने से काम नहीं चलेगा, -3 को किससे गुणा करना है, इधर वाले से गुणा करके यहाँ पे लिखना है। तो -3 को आप गुणा करो भाई इससे, तो -3 से गुणा करोगे तो -3 एक्स स्क्वायर आ गया। अब -3 से ये माइनस का x गुणा होगा तो किसका बनेगा, प्लस का 3x बनेगा, और यहाँ पे -3 इससे 1 से गुणा होगा तो माइनस का 3 बनेगा। मज़ा आ गया भाई। अब लास्ट स्टेप चल रही है हमारी इस पर्सन की, घटाओ, घटाते हैं तो चिन्ह बदलते हैं, तो ये माइनस दिख रहा था ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया और ये प्लस का हो गया। अब आप देखोगे ऊपर वाला चिन्ह माइनस का, नीचे वाला चिन्ह प्लस का, और दोनों संख्या सेम है, कट करो साले को, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, संख्या सेम है, इसको भी कट करो भाई, और ये भी कट हो गया। तो अब कोई बचा ही नहीं, तो क्या बचा, 0 बचा ना, तो यहाँ पे 0 लिख दिया। पर्सन लगभग पूरा हो चुका है। आपको उत्तर लिखना है देख के, यहाँ जो आया है, यहाँ पे जो आया था वो क्या है आपका भागफल, और यहाँ जो आया है वो क्या है, शेषफल है। ये वाला क्या है आपका भागफल आ गया इधर, भागफल, और ये वाला क्या है आपका, ये वाला शेषफल, शेषफल। तो उत्तर यहाँ पे लिखने हैं, भागफल आया हमारे पास, भागफल आया है भाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, और शेषफल आया है शेषफल 0। शेषफल क्या है, 0। पर्सन बहुत अच्छा है, आपको समझ में आएगा आशा करता हूँ। आप एक बार समझ में नहीं आए तो वापस वीडियो को पुनः इसी पर्सन पे स्टार्ट करके देखें, ध्यान से देखिए, ध्यान से समझे, समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। टाइम काफ़ी कम है, वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है, इसलिए हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, और एग्ज़ाम भी काफ़ी नज़दीक आ चुकी है मित्रों। तो आप लगातार वीडियो देखते रहें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, गर्मी बहुत पड़ रही है यार। अगला क्वेश्चन, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से द्विघात समीकरण का आपको हल ज्ञात करना है। द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग विधि की सहायता से आपको हल ज्ञात करना है। आपको 4 महीने पहले की बात याद आ रही होगी, आप पीछे वाले टेबल पर बैठे होंगे, पूर्ण वर्ग विधि चल रही होगी, सर बता रहे होंगे कि सबसे पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 करो, उसके बाद में अचर पद का पक्षांतरण करो, और फिर x के गुणांक का आधे का वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ दो और बाकी को हल कर लो। कुछ याद आ रहा होगा अपने दिमाग के अंदर, तो अच्छी बात है। और फिर भी याद नहीं आ रहा है तो हम यहाँ पे आज फिर से देखने वाले हैं। मैं यहाँ पे लाइन खींच के 2 फोल्ड कर लेता हूँ, ये पर्सन इधर पूरा नहीं हो तो हम थोड़ा सा इधर भी कर सकते हैं। सबसे पहले जो समीकरण था हमारे पास उसको उतार लेते हैं इधर। उतारने के बाद में 4 महीने वाली जो पहली जो स्टेप थी द्विघात समीकरण की, वही आज है, वो स्टेप नहीं बदली है, केवल आपके दिमाग की जो मेमोरी थी वो थोड़ी सी डिलीट हुई होगी, तो हम वापस उस मेमोरी को पुनः प्राप्त कर लेते हैं।
4x² प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 है। सबसे पहले हम x² के गुणांक को क्या करेंगे, 1 करेंगे। और 1 करने के लिए क्या करते हैं, x² जिससे गुणा हो रहा है उसी का हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो यहाँ पे x² 4 से गुणा हो रहा है तो भाग देंगे 4 का, तो आएगा आपके पास x² 3/4x प्लस 5/4 बराबर में 0। पहली स्टेप पूरी हो गई है मित्रों कि x² का गुणांक हमने 1 कर लिया है। उसके बाद में दूसरी जो स्टेप है हमारी, दूसरी स्टेप जो हमारी है वो क्या है, अचर पद का पक्षांतरण करने वाली है। तो अचर पद का पक्षांतरण करेंगे x² 3/4x, और ये प्लस का था तो पक्षांतरण होगा तो इधर आएगा तो किसका बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा। ये आपकी तीसरी स्टेप पूरी हो चुकी है। इसके बाद में हमारी यह आपकी दूसरी स्टेप पूरी हो चुकी है। इसके बाद में हमारे तीसरी स्टेप आती थी कि जो x का गुणांक है उसका आधा करके दोनों पक्षों में जोड़ दो, तो वही यहाँ करेंगे। x का गुणांक 3/4 है, x किससे गुणा हो रहा है, 3/4 से गुणा हो रहा है। तो इसका आधा कैसे करते हैं, तो आपको थोड़ा सा याद दिलाता हूँ कि किसी भिन्न का आधा करना हो, आपको किसी भिन्न का आधा करना हो तो उसके हर को 2 से गुणा कर देते हैं। उसके हर को किससे गुणा कर देते हैं, 2 से गुणा कर देते। तो यहाँ पे 3/4 दिख रहा है तो इसका हर 4 है, और इसको 2 से गुणा करोगे कितना बन जाएगा, 8 बन जाएगा। तो 3/8 क्या हो गया भाई, इसका आधा हो गया, x के गुणांक का आधा हो गया। दोनों पक्षों में वर्ग करके जोड़ना है, दोनों पक्षों में क्या करना है, वर्ग करके जोड़ना है। तो x² प्लस 3/4 x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर बराबर -5/4 प्लस 3/8 का होल स्क्वायर। ये आधा करके जोड़ दिया है मैंने दोनों पक्षों में, x के गुणांक का आधा का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ दिया है मित्रों। अब कुछ नहीं करना है, पर्सन लगभग सॉल्व हो चुका है। अब कैलकुलेशन करनी है। पहला पद x है, x लिख दो, बीच में जैसा चिन्ह है वैसा चिन्ह उतार दो, लास्ट में जो संख्या है उसको ऐसे कैसे उतारो 3/8, और ये 2 घात ऊपर लगा दो। यदि यहाँ पे माइनस होता तो माइनस आ जाता, और बराबर में यहाँ पे सोल्व करोगे -5/4 प्लस 3 × 9 और 8 का वर्ग क्या बनेगा, 64 बनेगा। बाकी पर्सन मैं इधर सोल्व कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से दिखे। तो x प्लस 3/8 का स्क्वायर है बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, लघुत्तम आएगा 64। 64 लघुत्तम आ गया, 4 और 64 का लघुत्तम क्या होगा, LCM, जो आपने कक्षा 6 में 7 में 8 में पढ़ा होगा, LCM लेना। 64 आया, इस 64 में 4 का भाग देंगे, 16 बार जाएगा। 16 ऊपर वाली संख्या -5 से गुणा होगा तो माइनस का 80 आएगा मित्रों। प्लस का चिन्ह है आगे, प्लस का चिन्ह लगा दिया। 64 में 64 का भाग देंगे, 1 आएगा, और यहाँ पे आप देखोगे 9 से गुणा हो रहा है तो 9 आ गया। x प्लस 3/8 का स्क्वायर सोल्व करोगे -71/64 आ गया। माइनस की संख्या बड़ी थी तो माइनस तो आएगा ही आएगा भाई इसमें। अब थोड़ा सा क्रिटिकल मामला आ चुका है, वो क्या है कि इस संख्या का वर्ग ऋणात्मक आ रहा है, जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। किसी संख्या का वर्ग ऋणात्मक नहीं होता है, किसी भी वास्तविक संख्या का वर्ग ऋणात्मक नहीं होता है, और यहाँ ऋणात्मक आ गया है तो ये हल नहीं किया जा सकता। ये हल नहीं किया जा सकता, इसका मतलब इसके हल विद्यमान नहीं है। इसको हल नहीं करने का मतलब ऊपर वाले के हल भी विद्यमान नहीं है। तो यहाँ पे आपको लिखना है ये वास्तविक संख्या का वर्ग ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए बहुपद ये वाला 4x² प्लस 3x प्लस 5 बहुपद नहीं, इसलिए द्विघात समीकरण बहुपद नहीं है, क्या है, समीकरण है। इसलिए द्विघात समीकरण के वास्तविक हल
द्विघात समीकरण का वास्तविक हल विद्यमान नहीं है। ये प्रश्न पूरा हो गया है। यदि ये धनात्मक आ जाता तो ये 2 घात हटती और इधर किसका चिन्ह आ जाता, वर्गमूल का चिन्ह आ जाता, और बार प्लस माइनस आता तो एक बार प्लस का चिन्ह लेना होता और एक बार माइनस का चिन्ह लेना होता। तो ऐसे हम आगे सोल्व कर लेते इस प्रश्न को, परंतु हमारा ये प्रश्न तो यहीं पे एंड हो गया है। और आगे यदि आपके प्लस का चिन्ह आता है तो आप सोल्व कर लेना बच्चों, क्योंकि आपको मैंने अच्छी तरीके से समझाया है, समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। गर्मी बहुत तेज पड़ रही है यार आज। के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण k + 4 x² + k + 1 × x + 1 = 0 के मूल वास्तविक एवं समान है। इसके मूल वास्तविक एवं समान है दोस्तों, तो k का मान क्या होगा। देखो, सबसे पहले थोड़ी सी डिटेल में आपको याद दिला देना चाहता हूँ। आपकी जो पहले वाली मेमोरी है उसमें आपको लाना चाहता हूँ। तो प्रश्न को मैं सोल्व नहीं कर रहा हूँ अभी, प्रश्न को थोड़ी सी देर बाद सोल्व करते हैं। पहले आपकी मेमोरी ताज़ा कर देते हैं। कोई भी द्विघात समीकरण होता है ax² + bx + c = 0। द्विघात समीकरण होता है ax² + bx + c = 0। तो इसके 3 केस बनते हैं। इसके मूलों की प्रकृति क्या होती है, मूल वास्तविक एवं समान कब होते हैं, काल्पनिक कब होते हैं, वास्तविक एवं भिन्न भिन्न कब होते हैं। ये 3 केस हमने पढ़े थे, ये काफ़ी दिन पहले पढ़े थे। और अब मैं आपको फिर से वो मेमोरी आपको याद दिला देना चाहता हूँ। तो आपने श्रीधर आचार्य की सहायता से इस समीकरण के हल निकाले थे। तो आपके पास आया था -b ± √b² - 4ac/2a। ये श्रीधर आचार्य की सहायता से इस समीकरण का हल था। और इसके जो मूलों की प्रकृति होती है वो इस पे निर्भर करती है, b² - 4ac = 0 पे। तो यहाँ पे पहला केस ले रहा हूँ, b² - 4ac = 0 होता है। तो समीकरण के दोनों मूल वास्तविक एवं समान होते हैं। पहला केस है b² - 4ac = 0। तो समीकरण के दोनों मूल वास्तविक एवं समान होते हैं मित्रों। दूसरा केस आता है, इसमें b² - 4ac 0 से बड़ा आ जाए तो समीकरण के दोनों मूल वास्तविक एवं भिन्न भिन्न होते हैं। समीकरण के दोनों मूल वास्तविक एवं भिन्न भिन्न होते हैं। b² - 4ac = 0 आता है, सॉरी b² - 4ac > 0 आता है। तो मूल वास्तविक तो होते हैं परंतु भिन्न भिन्न होते हैं। तीसरा केस आता है b² - 4ac < 0। तो समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होते हैं, समीकरण के वास्तविक मूल विद्यमान नहीं होते हैं। समीकरण के वास्तविक मूल विद्यमान नहीं होते हैं। ये 3 केस आपने पढ़े होंगे, थोड़ा सा याद करना अपनी मेमोरी में। ये तीनों केस हमने भी बताए थे और आपके सरों ने भी बताए होंगे आपको, और आपको याद भी होंगे, मैं ऐसा करता हूँ। हमारा ये क्वेश्चन पहले केस पर आधारित है कि दोनों मूल वास्तविक है और बराबर है। तो b² - 4ac बराबर क्या होगा भाई, 0 होगा। तो आप उतार लेना अपनी नोटबुक के अंदर, मैं मिटा रहा हूँ और हम इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। डोरी अड़ज रही है रे।
हल दिए हुए समीकरण की ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, इससे तुलना करेंगे तो a बराबर है k प्लस 4, b बराबर है k प्लस 1 और c बराबर है 1। एक की वैल्यू है, b की वैल्यू है, c की वैल्यू है। समीकरण के दोनों मूल वास्तविक, समीकरण के दोनों मूल वास्तविक एवं समान होने की शर्त क्या होती है भाई? बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। क्या है? कुछ भी नहीं है। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 रखना है बच्चों, इसमें कुछ भी नहीं है। बी की जगह बी का मान, सी की जगह सी का मान आपको पुट करना है। तो यहाँ पे बी का मान रखते हैं के प्लस 1 का होल स्क्वायर है माइनस 4। ए का मान क्या है भाई? ए बराबर के प्लस 4 है और सी का मान 1 है, बराबर में 0 रख दिया। यहाँ पे ए बी सी का मान रखा है मैंने, और कुछ नहीं किया है। आप घबराओ मत, इसको सॉल्व करोगे के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 आएगा। होल स्क्वायर वाले फार्मूले से मैंने इसको खोल दिया है। इसको आप खोलोगे 4k माइनस का कितना बनेगा भाई? 16 बनेगा। 4 4 से गुणा होगा तो 16 आएगा ना, बराबर में 0 है। के स्क्वायर यहाँ पे क्या बचा? माइनस का 2k, 4k और माइनस का 4k और प्लस का 2k, माइनस का 2k आ गया और यहाँ पे क्या आ गया? माइनस का 15 आ गया। अब इसके गुणनखंड करने हैं आपको भाई, तो के स्क्वायर माइनस 2k ऐसे टुकड़े करने हैं कि उनको जोड़े तो वापस माइनस 2 आ जाए और गुणा करें तो माइनस का 15 आ जाए। तो 3 और 5 हो गए, माइनस का 5 कर लेता हूँ मैं 5k और प्लस का क्या कर लेता हूँ 3k, माइनस 15 बराबर 0। अब आप गुणनखंड कर देना इसके, 2 2 के जोड़े बनाना। k कॉमन आ गया, k माइनस 5 बचा और यहाँ पे 3 कॉमन आ गया तो k माइनस 5 बचा, बराबर में 0 आ गया। थोड़ा सा प्रश्न उस साइड में सोल्व कर देते हैं ताकि आपको अच्छी प्रकार से दिखे। देखो यहाँ पे k माइनस 5 दोनों में है तो k माइनस 5 को बाहर ले लिया तो यहाँ पे k बचा था k और यहाँ पे प्लस का 3 बचा था, प्लस का 3 बराबर में 0। तो दोनों का गुणनफल 0 आ रहा है तो कोई ना कोई एक 0 होगा ना, तभी तो 0 आएगा। दो संख्या है गुणा में 0 है तो तभी 0 आती है, तब दोनों में से कोई ना कोई एक 0 है। तो यहाँ पे या तो ये वाला 0 है या ये वाला 0 है। तो यहाँ पे सोल्व करोगे तो k बराबर 5 आ गया और यहाँ पे सोल्व करोगे तो k बराबर -3 आ गया। ये प्रश्न आपका कंप्लीट सोल्व हो गया है। इसी प्रकार से आपको एग्ज़ाम में करना है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो समझ में आया है तो आप अपने दोस्तों तक इस वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर करना, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से प्राप्त हो सके। एग्ज़ाम लगने से पहले 5 दिन पहले मैं आपका ये कंप्लीट कोर्स इस प्रकार से करवा दूंगा यहाँ पे, और आप पूरे में से पूरे नंबर ला पाओगे। दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। धन्यवाद।